नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में तेज बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कुछ राहत का अनुमान व्यक्त किया। भारत और बांग्लादेश ने रुपए में द्विपक्षीय व्यापार शुरू किया। संयुक्त राष्ट्र ने कहा, भारत ने 15 वर्षों में 41 करोड़ 50 लाख लोगों को गरीबी से उबारने में उल्लेखनीय कार्य किया। अमेरिका ने यूक्रेन में स्थायी शांति के लिए मदद करने में भारत की भूमिका का स्वागत किया। ढाका में दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच आज भारत और बांग्लादेश के बीच जारी। और विंबलडन टेनिस में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन की जोड़ी आज पुरुष डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल मैच खेलेगी। दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। उत्तराखंड के अधिकांश क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। देहरादून सहित राज्य के अन्य मैदानी क्षेत्रों में भारी बारिश के चलते जल भराव की समस्या उत्पन्न हुई, जिससे लोगों को जाम का सामना करना पड़ा। प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश और भूस्खलन के कारण 100 से ज्यादा सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं, जिनको खोलने के युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग सीरोबगड़ के पास, जबकि बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कई जगहों पर मलबा आने के कारण यातायात के लिए अवरुद्ध है। उधर उत्तरकाशी जिले में कल रात गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगनानी के पास पहाड़ी से आए मलबे में दबने से 4 लोगों की मृत्यु हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कुछ राहत का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक R.K. जिनामणि ने कहा कि यहां शनिवार से हो रही वर्षा से कुछ राहत मिलने की संभावना है। विज्ञान विभाग से जो हेवी रेनफॉल का जो वार्निंग है, उत्तर भारत में जो बारिश है धीरे धीरे कम हो रहा है और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल जो लाइट और मॉडरेट रेनफॉल हुआ है और जो हमारा मेनली जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जो सटा हुआ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ का इलाका है, वहां भी मेनली हिमाचल प्रदेश में बारिश भी धीरे धीरे कम हो रहा है। अभी जो वार्निंग है हिमाचल प्रदेश का जो है, आज जो है येलो वार्निंग है और अभी जो ऑरेंज और रेड था वो उठा दिया गया है। ओनली आज जो उत्तर भारत में उत्तराखंड के लिए ऑरेंज अलर्ट है, बाकी सब येलो अलर्ट में है और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी लाइट रेनफॉल हो सकता है। पंजाब में कल रात वर्षा से थोड़ी राहत मिलने के बावजूद आज हिमाचल प्रदेश में विभिन्न नदियों, सहायक नदियों और अन्य नहरों के जलस्तर में वर्षा के कारण वृद्धि जारी है। मौसम विभाग ने आज कोई चेतावनी जारी नहीं की है। हालांकि मालवा के कुछ हिस्सों में वर्षा हो सकती है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय सेना राज्य के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सेना के जवान पटियाला, शहीद भगत सिंह नगर, रूपनगर और अमृतसर जिलों में बचाव और राहत कार्यों में नागरिक अधिकारियों की मदद कर रहे हैं। जालंधर जिले के लोहिया इलाके में झुस्सी बांध कल रात 2 स्थानों पर टूट गया, जिससे बाढ़ का पानी कई गांवों में घुस गया है। लोगों को निकालने के लिए NDRF और SDRF की टीमें जुटी हुई हैं। तरन जिले में हरिके पत्तन के बाढ़ द्वार खोले जाने के बाद लगभग 31 गाँव बाढ़ के पानी में घिर गए हैं, जबकि मोगा जिले के धर्मकोट इलाके में एक व्यक्ति बाढ़ के पानी में बह गया। शिशु शर्मा शामतल, आकाशवाणी समाचार, जालंधर। इस बीच रेलवे ने दिल्ली के पुराने यमुना पुल से रेलगाड़ियों के आवागमन को आज सुबह 6 बजे से स्थगित कर दिया है। पुराने रेलवे पुल के नीचे यमुना का जलस्तर आज तड़के 3 बजे 206.10 मिलीमीटर दर्ज किया गया। इस बीच रेलवे ने अत्यधिक वर्षा और मौसम की अप्रत्याशित स्थितियों के कारण एहतियाती उपाय भी किए हैं। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक शोभन चौधरी ने बताया है कि दिल्ली अंबाला रेल रूट पर करीब 24 रेलगाड़ियों को रद्द किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत और बांग्लादेश ने रुपए में द्विपक्षीय व्यापार करने की शुरुआत की है। इसका शुभारंभ ढाका में आज बांग्लादेश बैंक और भारतीय उच्चायोग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक कार्यक्रम में किया गया। ढाका में भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने कहा कि अमेरिकी डॉलर में सामान्य लेन देन के अलावा भारत और बांग्लादेश आज से भारतीय रुपए में व्यापार करेंगे।
श्री वर्मा ने कहा कि भारतीय रुपये के जरिए व्यापारिक भुगतान बांग्लादेश से होने वाले केवल निर्यात राशि पर लागू होंगे, वहीं भारत से आयातित वस्तुओं का भुगतान अमेरिकी डॉलर में किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि भारत में निर्धनता में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। भारत में सिर्फ 15 वर्ष में 41 करोड़ 50 लाख लोग निर्धनता से उबरे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि भारत सहित 25 देशों ने 15 वर्षों में अपने वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक मान को सफलतापूर्वक आधा किया है। इन देशों में भारत के अलावा कंबोडिया, चीन, कोंगो, होंडुरास, इंडोनेशिया, मोरक्को, सर्बिया और वियतनाम सहित 25 देश शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल महीने में 142 करोड़ 86 लाख लोगों की आबादी के साथ भारत चीन को पछाड़ते हुए विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन चुका है। अमेरिका ने यूक्रेन में स्थायी शांति हासिल करने में मदद करने के लिए भारत की भूमिका का स्वागत किया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए आवश्यक स्थायी शांति हासिल करने में भारत या किसी अन्य देश की भूमिका का अमेरिका स्वागत करता है। वे कल रात वाशिंगटन में एक संवाददाता सम्मेलन में रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष को समाप्त करने में भारत या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। G20 में व्यापार और निवेश कार्य समूह की तीसरी बैठक गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास एकता नगर में हो रही है। वाणिज्य विभाग के सचिव सुनील बर्थवाल की उपस्थिति में आज इसका औपचारिक उद्घाटन किया गया। 3 दिवसीय बैठक में G20 देशों, आमंत्रित राष्ट्रों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 75 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में वैश्विक व्यापार और निवेश से संबंधित मुद्दों पर रखे जा रहे प्रस्तावों को अपनाने के लिए G20 देशों के बीच आम सहमति बनाने के उद्देश्य से आज विभिन्न तकनीकी सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। आकाशवाणी से बातचीत में वाणिज्य विभाग के सचिव सुनील बर्थवाल ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को लचीला और विविधतापूर्ण बनाने के तरीके खोजने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सप्लाई चेन के डिस्ट्रप्शंस हैं, उनको किस तरीके से दुरुस्त किया जाए, उनको किस तरीके से मैपिंग की जाए, उनकी देश उनको उनकी इंफॉर्मेशन रहे, ताकि अगर और दूसरा कि डाइवर्सिफिकेशन कैसे हो सके, ताकि ऐसा ना हो कि एक जगह पे अगर कोई प्रॉब्लम आई तो उसका असर पूरे के पूरे विश्व पर पड़ रहा है। आज भी हम लोगों ने इस बात की चर्चा की कि जो विश्व है वो धीरे धीरे ग्लोबल विलेज की तरह बनता जा रहा है और ग्लोबल प्रोडक्शन की तरफ केंद्रित होता जा रहा है। वस्तु और सेवा कर परिषद की 50वीं बैठक आज नई दिल्ली में हो रही है। वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन इसकी अध्यक्षता कर रही हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में भाग ले रहे हैं। इससे पहले जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक इस वर्ष फरवरी में नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में हुई थी। इस बैठक के दौरान सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जून 2022 का 16,982 करोड़ रुपए का संपूर्ण जीएसटी बकाया भुगतान जारी करने का निर्णय लिया था। परिषद ने राब और पेंसिल शार्पनर के लिए जीएसटी दर को न्यूनतम करने का भी फैसला किया था। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री परषोत्तम रूपाला ने कहा है कि सरकार मत्स्य पालन को देश में एक प्रमुख क्षेत्र बनाने के लिए प्रयासरत है। मत्स्य उत्पादक दिवस पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री रूपाला ने कहा कि विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए तटीय और गैर तटीय क्षेत्रों में मछली पालन को नियमित तथा विकसित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन ने राज्यों के भीतर विशेषज्ञता साझा करने का अवसर दिया है। केंद्रीय मत्स्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि सरकार ने मछलियों के निर्यात को 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने बताया कि फिलहाल 64,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भोपाल दौरे पर हैं। वे भोपाल में भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक में शामिल होंगे। इस वर्ष के अंत में मध्य प्रदेश में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव को देखते हुए श्री अमित शाह का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण है। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद आज से 3 दिवसीय भारत दौरे पर नई दिल्ली में रहेंगे। श्री शाहिद ने आज दोपहर बाद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। एक ट्वीट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और मालदीव की विशेष साझेदारी गहरी हो रही है। श्री शाहिद आज नई दिल्ली में विश्व मामलों की भारतीय परिषद पर 43वां सप्रू हाउस
व्याख्यान भी देंगे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पवित्र राम मंदिर में भगवान श्री राम की मूर्ति 15 से 24 जनवरी 2024 के बीच उपयुक्त तिथि को स्थापित की जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि राम मंदिर के भूतल का निर्माण इस वर्ष अक्टूबर महीने तक पूरा कर लिया जाएगा। मंदिर से संबंधित सूक्ष्म कार्य दिसंबर महीने तक पूरे कर लिए जाएंगे। वे कल भदोही जिले में मीडिया कर्मियों को जानकारी दे रहे थे। प्रतिमाओं का निर्माण अयोध्या में शुरू हो गया है। मंदिर की चौखट मार्बल की है, लेकिन उसके दरवाजे किवाड़ वो लकड़ी महाराष्ट्र की है। पहले तल पर भगवान का परिवार स्थापित होगा। अभी तक की योजना में दूसरे तल पर किसी भी प्रतिमा का निर्माण नहीं है। वो केवल मंदिर को एक ऊंचाई देने के लिए किया गया है। 21 लाख घन फुट ग्रेनाइट, सैंडस्टोन और मार्बल इस मंदिर में उपयोग हो रहा है। मंदिर का एक एक आयाम, एक एक अंग इस प्रकार से बनाया जा रहा है, उसे लगभग 1000 साल तक कोई रिपेयर की आवश्यकता न पड़े। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। महिला क्रिकेट में भारत और बांग्लादेश के बीच 3 2020 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज हो रहा है। ढाका के शेरे बांग्ला स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। अंतिम समाचार मिलने तक भारत ने 12 ओवर में 4 विकेट पर 56 रन बना लिए थे। भारत ने पहले 2020 मुकाबले में बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया था। सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच बृहस्पतिवार को खेला जाएगा। रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन विंबलडन टेनिस में पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अब उनका मुकाबला नीदरलैंड्स के डेविड पेल और अमेरिका के रीज स्टल्डर की जोड़ी से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार आज शाम 4:30 बजे से खेला जाएगा। पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में मौजूदा चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच आज शाम को रूस के एंड्री रुबलेव के साथ खेलेंगे। महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज अमेरिका की जेसिका पेगुला का मुकाबला चेक गणराज्य की मार्केटा वोंद्रोसोवा से होगा, जबकि पोलैंड की इगा स्वितेक का सामना यूक्रेन की एलिना स्वितलोनिया से होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा है कि भारत दुनिया भर में आतंकवाद और उग्रवाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व कर रहा है। श्री डोभाल आज नई दिल्ली के इंडिया इस्लामिक सेंटर में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद का शिकार हुआ है और इसने 26/11 के मुंबई हमले सहित कई आतंकवादी हमलों का दंश झेला है, जिसमें 168 लोगों की जान गई है। श्री डोभाल ने बताया कि भारत नए कानून बनाने और अन्य देशों के साथ सहयोग करने सहित विभिन्न माध्यमों से आतंकवाद से निपटने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। जम्मू कश्मीर में पुलिस की विशेष जांच इकाई ने आज किश्तवाड़ जिले में पाकिस्तान से सक्रिय संदिग्ध आतंकवादियों के घरों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई किश्तवाड़ जिले की छतरू तहसील के राहलथल गांव में आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू की विशेष NIA अदालत के निर्देश के अनुसार की गई। ये लोग पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से आतंकी गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर पूजा के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि त्रिपुरा में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाने वाला ये त्योहार सभी के जीवन को खुशी और समृद्धि से भर देगा। श्री मोदी ने सभी को अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दी। नेपाल में 5 विदेशियों सहित 6 लोगों को ले जा रहा एक हेलीकॉप्टर आज लापता हो गया। ये हेलीकॉप्टर सोलुखुंबू से काठमांडू जा रहा था और सुबह करीब 10 बजे इससे संपर्क टूट गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कुछ राहत का अनुमान व्यक्त किया। भारत और बांग्लादेश ने रुपए में द्विपक्षीय व्यापार शुरू किया। संयुक्त राष्ट्र ने कहा भारत ने 15 वर्षों में 41 करोड़ 50 लाख लोगों को गरीबी से उबारने में उल्लेखनीय कार्य किया। अमेरिका ने यूक्रेन में स्थायी शांति के लिए मदद करने में भारत की भूमिका का स्वागत किया। ढाका में दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच आज भारत और बांग्लादेश के बीच जारी। और विंबलडन टेनिस में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन आज पुरुष डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।